हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। हम लोग इस वीडियो में फरवरी मंथ की जितनी भी बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड अपडेट्स आई हुई हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहली न्यूज़ अडानी ग्रुप की है। अडानी ग्रुप का मार्केट लॉस $100 बिलियन को हिट कर चुका है। अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज लिस्टेड थी, जब से हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई हुई थी उसके बाद से $100 बिलियन डाउन जा चुकी है अडानी की नेटवर्थ। ये आपके सामने अडानी के कुछ शेयर्स हैं जो येलो कलर में शो कर रहे हैं, वो लास्ट वन डे के डाउनफॉल दिखा गया था। ये 3 फरवरी का ग्राफ है, जिसमें आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा 26.5% अडानी एंटरप्राइज उस दिन डाउन गया हुआ था। अडानी एंटरप्राइज का जब से मार्केट में हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई हुई थी, उसमें 54.6% डाउनफॉल देखा गया। अडानी टोटल गैस 56% डाउन जा चुका है। अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन, इन सारे की भी, अडानी एनडीटीवी, इन सब की आप देखेंगे 20% से सबके ज़्यादा ही डाउनफॉल देखा गया है। और इसी डाउनफॉल को मद्देनज़र रखते हुए, सारा देखते हुए कि मार्केट में अडानी के शेयर्स में इतना भयंकर डाउनफॉल हो रहा है और जितने भी इन्वेस्टर्स थे, निवेशक थे, रिटेल इन्वेस्टर्स थे, उन सब की वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन जाते हुए देखे हुए एनएसई 3 मेजर ग्रुप्स थे, जो फर्म्स रजिस्टर्ड हैं, उसको सेबी ने एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया, एडिशन सर्विलेंस मेजर में डाल दिया गया है कि इनमें अब कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे हम लोग, और जो भी ट्रेडिंग होंगी उनमें मद्देनजर रखा जाएगा कि कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति या फिर कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है इन स्टॉक्स को। वो सारे 3 स्टॉक्स कौन-कौन से हैं? अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स, इन तीनों स्टॉक्स को इसमें डाल दिया गया है। बात करते हैं अडानी की, तो अडानी ने मार्केट में आके ये बहुत क्लियरली बताया कि डेब्ट ऑब्लिगेशंस हम लोग के ऊपर नहीं लगाने चाहिए। जितने भी डेब्ट्स हम लोग के ऊपर आए हैं, आज तक हम लोग उनको ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे, हम लोग फुलफिल करते हुए आए हैं। कभी भी आज तक हम लोगों ने ड्यू नहीं घोषित हुए हैं। प्लस हम लोग लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में फोकस कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हम लोग कभी भी डेब्ट को, या ऐसा नहीं होगा, रीपे नहीं कर पाएँगे। ये सारी चीज़ों को मार्केट में आके बताया उन्होंने। प्लस उन्होंने ये बात भी मेंशन करी कि जो एफपीओ उन्होंने अडानी एंटरप्राइज़ का लॉन्च किया हुआ था, जिसमें वो 20,000 से 22,000 मतलब रेज़ कर रहे थे, उसको उन्होंने कैंसल कर दिया गया है। इन सारे डाउनफॉल को देखते हुए आरबीआई ने भी क्वेश्चन पूछा है सारे बैंक से कि जितने भी अडानी ग्रुप में लोगों ने आपने लोन्स दिए हुए हैं, उनको पब्लिकली आके बताइए सब लोग, सारे बैंक्स। तो ये चीज़ देखी गई है, सब के सब ऑल टोटल मिला करके 80,000 करोड़, जो कि अडानी ग्रुप के ऊपर जितना डेब्ट है, वो केवल 40% को कॉन्स्टिट्यूट करता है, दो ने। बाकी 1,20,000 करोड़ की जो फॉरेन बैंक्स हैं, उन्होंने फंड किया हुआ है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एसबीआई भी पब्लिकली आकर के बताया हो कि अडानी ग्रुप में उनका 27,000 करोड़ का केवल और केवल इन्वेस्टमेंट हुआ है। प्लस सारे बैंक्स ने ये भी मेंशन किया कि हम लोगों ने इनके शेयर प्राइस की वैल्यू देख करके लोन नहीं दिया हुआ है इनको, तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा हम लोगों के लोन में। हम लोगों ने इनके जो कैश फ्लोज हैं उनको देखते हुए लोन दिया हुआ था। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा बताया गया है कि टोटल 1% का भी टोटल निवेश नहीं हुआ है, एलआईसी का भी और सारे कंपनीज़ का, तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अभी भी सारे बैंकिंग सेक्टर्स में जितने भी बैंक्स हैं, वो सारे स्टेबल हैं। अडानी ग्रुप से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन सारे बैंक्स को, ऐसी चीज़ों को पब्लिकली आकर क्लियर किया। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है ईवी मेकर रिवियान की। रिवियान 6% वर्कफ़ोर्स को अपनी कट कर रहा है। ऐसा इस वजह से बताया गया है कि जितने भी इनके रिज़र्व्स हैं वो काफ़ी कम बचे हुए हैं और आने वाले टाइम में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, चीज़ें सेफ रहें। इन्होंने जितने भी लोगों को निकाला उनसे माफ़ी माँगी है और टोटल 6% जो कि 840 एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनको निकाला हुआ है कॉस्ट कट करने के लिए। इन्होंने ऐसा बताया कि ये प्रॉफिटेबिलिटी को रीच करना चाहते हैं और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जितने भी ज़्यादा प्रोडक्टिव लोग हैं उन लोगों को ये हायर रख रहे हैं केवल। और ये आपके सामने एक चार्ट भी था जिसमें दिखाया जा रहा है कि टोटल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, इनके जो रिजर्व्स हैं वो कम होते चले आ रहे हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा इन्होंने करा हुआ है। तो बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, तो नेक्स्ट न्यूज़ में पिंटरेस्ट अपने 150 एम्प्लॉइज़ को कॉस्ट कटिंग मेजर्स के की वजह निकाल रहा है। ऐसा वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि जितनी कॉस्ट पिंटरेस्ट को आती है, उस सबको वो मैनेज करना चाह रहा है। हालाँकि पिंटरेस्ट की कंपनी के लिए 150 एम्प्लॉइज़ बहुत बड़ा नंबर नहीं है। पिंटरेस्ट कंपनी में अभी तक जितने लोग काम कर रहे हैं, 5% से भी कम ये वैल्यू होती है 150 एम्प्लॉइज़ की। 150 एम्प्लॉइज़ को अगर आप कल देखेंगे तो ये तो आपको कम दिख रहा होता है। अब 150 एम्प्लॉइज़ से उनकी फैमिली सब लोग निर्भर होते हैं, तो उस मामले में ये थोड़ा-सा नंबर बड़ा होता है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, तो नेक्स्ट न्यूज़ ओएलएक्स की है। ओएलएक्स ने भी 15% वर्कफ़ोर्स को अपना निकाल दिया, जो कि अमाउंट करता है 1500 एम्प्लॉइज़ को। इन्होंने भी पब्लिकली आकर के इसको रीस्ट्रक्चरिंग और ग्लोबली जो रिसेशन आने का या फिर मेल्टडाउन होने का डर है, इसको बताया हुआ है। इस वजह से इन्होंने ये 15% एम्प्लॉइज़ को निकाला हुआ है।
बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क लायबल नहीं है, जो फंडिंग सिक्योर्ड वाला 2018 की केस चल रहा था। अगर आपको केस के बारे में नहीं पता है तो बताना चाहूँगा। 2018 में ऐसा बात आ रही थी कि वो टेस्ला के शेयर्स को प्राइवेट ले जाने वाले हैं और उन्होंने एक अमाउंट कोट करते हुए बताया हुआ था, जितने भी लोग इस अमाउंट को परचेज़ कर लेते हैं, उन वो डायरेक्टली प्राइवेट में इक्विटी होल्डर बन जाते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो उनका शेयर प्राइस ऐसा रहेगा। इस बात को लेते हुए यूएस ज्यूरी ने ये बात बता दी कि वो लायबल नहीं है। जितनी भी चीज़ें उन्होंने पब्लिकली आके बताई हुई थी, वो मिसलीड नहीं कर रहे थे इन्वेस्टर्स को। ऐसी बात करते हुए उन पे ये चीज़ का अटेम्प्ट पूरा फाइनल हो गया है कि वो लायबल नहीं है इस बात के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया का एम्प्लॉयमेंट 4 मंथ के लो पे आ चुका है। इस जनवरी में 7.14% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। ये आपके सामने एक ग्राफ है जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि टोटली 2017 से लेकर 2023 तक में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कब था। तो ये जो पीक दिख रहे हैं वो 2020 से 2021 में, जब आपको कोरोना टाइम का पीक चल रहा था, जिस टाइम पे कोरोना के लिए लॉकडाउन छूटा था, जिसमें काफ़ी वर्कर्स, लेबर्स लोग चले गए थे, उस टाइम की ये पीक है। इसमें आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, इंडिया का 7.0% का 3 फरवरी 2023 का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जिसमें अर्बन 8.5 था और रूरल 6.3। इससे आप रफली एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्बन लोकेशंस में जो लोग होते हैं, उनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो हाई जॉब्स को सीक कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, जबकि रूरल एरियाज़ में वो हाई जॉब को नहीं सीक कर रहे होते हैं, तो जनरली एम्प्लॉयड हो रहे होते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ से इसी के रिलेटेड कि नवंबर, जनवरी, फरवरी ऐसे चीज़ें सारे जितने भी मंथ्स आए हुए हैं, उनमें क्या रेट चल रहे थे। तो आप देखेंगे फरवरी 2022 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.11% था और ऐसे जब बढ़ते आएँगे तो जनवरी में 7.14% था। दिसंबर के टाइम में, दिसंबर 2022 में 8.30% था, जिससे इम्प्रूव होते हुए अब आया था। लास्ट टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम कब देखा गया था? सितंबर 2022 में 6.43 अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जो कि 2022 का सबसे लो मान यहाँ पर दिख रहा है आपको। सेम आप इधर देख सकते हैं, 30 दिन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट की क्या रेशियो रह सकते हैं, तो ये सारा आप रहा है राइट साइड में। बात करते हैं जितने भी स्टेट्स हैं, उनको अगर आप कंसीडर करेंगे तो उनकी क्या पोजीशन चल रही है, तो उन सारी पोजीशन में देखेंगे तो सबसे कम किसकी रह सकती है, तो छत्तीसगढ़ 0.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ फर्स्ट पोजीशन बना रहा है। और ऐसे आप कंसीडर करेंगे तो कई सारे और भी आ रहे हैं, जिसमें मेघालय, तमिलनाडु 1.8 पर के साथ, फिर उत्तराखंड 2.2 के साथ, ऐसे सारे आ रहे हुए हैं। अगर बात करें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पर दिख रहा है, तो राजस्थान और हरियाणा साइड में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिख रहा है, और जम्मू कश्मीर को ऑब्वियसली इंक्लूड करते हुए। बात करते हैं राजस्थान में कितना है, राजस्थान में 21.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जम्मू कश्मीर में 21.8 है। और फिर बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 21.7 है, जो कि ऑलमोस्ट राजस्थान से भी ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें आपके सामने अपडेट्स में आई हुई थी। अब बात करते हैं कुछ कंपनीज़ के क्वार्टर रिजल्ट आए हुए थे उनके बारे में। तो अब कुछ कंपनीज़ में क्वार्टर रिजल्ट्स आए हुए हैं, उनको कवर करेंगे। उसके साथ-साथ ये भी कवर करेंगे कि क्या नेक्स्ट डे में मार्केट में कुछ लोगों ने बाय या सेल ऑर्डर्स उन पे लगाए हुए हैं, उनके शेयर प्राइस की क्या वैल्यू चल रही है। तो शुरू करते हैं इसमें भी। बैंक ऑफ बड़ौदा का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया हुआ था, जिसमें 75% जंप देखा गया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में। और इसी के साथ इनका शेयर प्राइस लास्ट डे 6.33% पॉजिटिव भी गया हुआ था। इवन अभी भी आप एनएसई की वेबसाइट में जाकर देखेंगे तो बाय क्वांटिटी में ऑर्डर्स लगे हुए हैं, जो कि 30,315 ऑर्डर्स अभी प्लेस्ड हैं ऑलरेडी बाय के लिए। तो मतलब मार्केट में बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर नेक्स्ट डे पॉजिटिव में ही ओपन होगा। सेकंड में आईडीसी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया था, 5,031 करोड़ रुपीस को टच कर गया था। इन्होंने 6 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस करा हुआ है। लास्ट डे इसी को देखेंगे, पिछले 5 दिनों में 9.15% का पॉजिटिव देखा गया था आईटीसी के शेयर्स में। फिर डी लैब्स का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया हुआ था, जिसमें नेट प्रॉफिट 66% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन गया था, गिर गया था। 307 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था इनको केवल। ये डीवी लैबोरेटरीज का लास्ट डे में आप देखेंगे ग्राफ भी अचानक से डाउन गया हुआ है। इस टाइम पे ही इनका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया हुआ था। और इवन आप देखेंगे भी तो सेल ऑर्डर लगे भी हुए हैं डीवी लैबोरेटरीज के, 728 सेल ऑर्डर पहले से। फिर बात करते हैं टाइटन कंपनी की। टाइटन कंपनी का प्रॉफिट 10% गिरा हुआ है। नेट प्रॉफिट जो है 904 करोड़ रुपए का हुआ है, 10% डिप हुआ है।
ये आप देख सकते हैं दिसंबर 2022 में इनके जो एस्टिमेट्स थे वो 10.96 के थे और कि 10.18 केवल आया हुआ है। 7% का डाउन दिखाया गया, सरप्राइज़ हो गए हैं ये। सितंबर और जून में इनके एस्टिमेट्स जितने भी लगाए जा रहे थे वो 22% अप गए थे और जून में 18% अप गए थे। लास्ट मार्च में भी डाउन गया था और टोटल अब बात करते हैं टाइटन के शेयर लास्ट डे 6.51% पॉजिटिव गया था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि टाइटन का जो क्वार्टर रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा और इसी वजह से लास्ट डे में भी ये पॉजिटिव गया हो। अब आने वाले टाइम में क्या होगा नेक्स्ट डे वो देखते हैं। तो सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। इसका अनुमान ये है कि कल के टाइम में मार्केट में इनका डाउनफॉल देखा जा सकता है कि डाउन जा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो एचडीएफसी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया हुआ था जिसमें 13% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखा गया था और इसी के साथ साथ एचडीएफसी बैंक का शेयर भी 3.17% पॉजिटिव गया हुआ था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, तो नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान जिंक में 29.54% ये स्टेक्स को अपने बेच देंगे। 325.45 रुपीज़ का एक शेयर कैलकुलेट करते हुए 40,000 करोड़ रुपए को ये रेस करने का प्लान कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं मार्केट में 345 रुपीज़ का एक शेयर चल रहा है। 325 का था जब इन्होंने ऐसी बात पब्लिकली अनाउंस करी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। बजट 2023 में निर्मला सीतारमन जी जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 30,000 करोड़ रुपीज़ का अलॉटमेंट करा हुआ है ऑयल कंपनीज़ को। इन कंपनीज़ के इस वजह से अलॉटमेंट किया गया है क्योंकि जब महँगाई दर बढ़ रहा था, तो इन्होंने अपना फ़ायदा ना उठाते हुए, जब इनको डिस्काउंटेड रेट पे रशिया से ऑयल मिल रहा था, ये अपना प्रॉफ़िट बनाने के चक्कर में हम लोग को महँगा बेच सकते थे। बट इन्होंने ऐसा ना करते हुए मेंटेन किया, इन्फ्लेशन को कंटेन किया, अदरवाइज़ इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता था और जो आज के टाइम में इन्फ्लेशन आप 6% के आस-पास देख रहे हैं, वो 10-12% भी क्रॉस कर सकता था। इस चीज़ के लिए ही इन्होंने 30,000 करोड़ रुपीज़ का अलॉटमेंट केवल इन कंपनीज़ के लिए कर दिया है, क्योंकि इन्होंने पिछले जब बुरा टाइम था, उस टाइम पे इन्होंने हम लोगों की मदद करी हुई थी। इसको देख कर के जनरल सी बात है, जितने भी ऑयल कंपनीज़ हैं, उनको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। प्लस ये कैपिटल सपोर्ट करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए, ये यूनियन बजट 2023-24 के लिए ऐसा करा हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, तो नेक्स्ट न्यूज़ है बजट 2023 में सेंटर ने अनाउंस किया हुआ है कि सीबीजी का मतलब जितनी भी कंप्रेस्ड बायोगैस है, उसको सेल करना मैंडेट है। जितनी भी कंपनीज़ हैं जो सेल करती हैं लाइक एलपीजी या सीएनजी, उनको अपने बजट का 5% केवल और केवल सीबीजी का आपको प्रचार करना पड़ेगा। ये चीज़ कंपल्सरी करी गई है, इसको बजट 2023 में लाया भी गया है। बात करते हैं सीबीजी है क्या? तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ग्राफ शो हो रहा है जिससे आपको समझ में आएगा सीबीजी है क्या। ये आप देख रहे हैं फूड वेस्ट जो हम लोग के घर से कलेक्ट होता है, जितने भी खाने के छिक्का-लिक्कर होते हैं उनको कलेक्ट करा जाता है। उसको वेस्ट टैंकर्स में ला करके फिर सेग्रीगेट और क्रश करा जाता है। उनको दबा-दबा के बिल्कुल पीस लिया जाता है, कचर दिया जाता है बिल्कुल। फिर क्रश करके जो बिल्कुल टाइट हो जाता है उनको सील टैंकर में बिल्कुल ईस्ट में बिल्कुल फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर उसको टैंकर्स में डाल दिया जाता है, जितने भी बायोगैस के प्लांट्स होते हैं उनमें डाल दिया जाता है, जिसमें जितने भी वाटर जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, उनको एक तरफ से कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर कंप्रेस्ड गैस होती है जिसको प्रेस करने के बाद गैस जो बढ़ रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है, उनको एक जगह कलेक्ट किया जाता है जिनको फ्यूल्स के रूप में हम लोग बाद में यूज़ करते हैं। और जो लास्ट में जो वेस्ट बच जाता है उसको ऑर्गेनिक मैन्योर के तरीके, फर्टिलाइज़र्स के तरीके हम लोग खेत में छिड़क करके खेत में यूज़ भी कर ले रहे होते हैं। ये एक ग्राफ है जिससे आप कंप्रेस्ड बायोगैस कैसे बन रही है तो इसको समझ सकते हैं। इस सीबीजी की कैलोरीफिक वैल्यू जो है काफ़ी सही है और सीएनजी के बराबर ही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। इस वजह से चांसेस भी हैं कि सीबीजी ग्रीन रिन्यूएबल ऑटोमोटिव फ्यूल की तरीके सीएनजी को रिप्लेस भी कर सकता है, क्योंकि ये ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरियाज़ में सब जगह यूज़ हो सकता है। प्लस इसके साथ-साथ इंडिया में क्योंकि आबादी 130 से 35 करोड़ की आबादी के साथ-साथ हम लोगों के यहाँ हर जगह खाना बन रहा होता है, हर जगह वेस्ट थोड़ा-थोड़ा हो रहा होता है। उसको देखते हुए हम लोग के पास अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। इस वजह से इसको यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट उन सारी कंपनीज़ को मैंडेटरी कर रही है इस बात को। बात करते हैं अब इंडियन फॉरेक्स रिजर्व की, तो फॉरेक्स रिजर्व इस वीक काफ़ी बढ़ गया है और अब टच कर चुका है $576.76 बिलियन को। ये पिछले कई सारे मंथ्स का ऑल टाइम हाई पे इस समय चल रहा है और लास्ट में हम लोग यूएस डॉलर और आईएनआर की वैल्यू कंपेयर करते हैं तो 82.23 इंडियन रुपीस एक यूएस डॉलर के बराबर चल रहा है इस समय। और फोर्ब्स लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन में बर्नार्ड अर्नोल्ड आए हुए हैं और आप देखेंगे फर्स्ट 10 पोजीशंस में कोई भी इंडियन इस समय नहीं दिख रहा है। सारी की सारी वैल्यूज, सारे के सारे इंडियंस को टॉप 10 लिस्ट से बाहर जा चुके हैं। मुकेश अंबानी की पोजीशन है लेकिन इस समय वो 12th पोजीशन पे आ रहे हैं और बात सोच रहा हूँ कि गौतम अडानी का आगे, गौतम अडानी की लिस्ट में 15 पोजीशन के बाद उनकी वैल्यू है, मार्क जगह के बाद नेक्स्ट पोजीशन उनकी थी। तो ये आज की बिजनेस और स्टार्टअप से अपडेट्स थी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।